गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 22 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 22 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स हमारे एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी रहेंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा मणिपुर एंड मेघालय फाउंडेशन डे 2026 मार्क्स हाउ मेनी ईयर्स ऑफ स्टेटहुड अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। त्रिपुरा मणिपुर और मेघालय स्थापना दिवस 2026 उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत राज्य का कितने वर्षों का उत्सव है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 54 ईयर्स। तो अभी जो है 21 जनवरी 2026 को त्रिपुरा मणिपुर और मेघालय ने अपना फाउंडेशन डे यहाँ पे ऑब्जर्व किया। 54th फाउंडेशन डे जो है यहाँ पे इनके द्वारा ऑब्जर्व किया गया। अगर हम बात करें इन तीनों स्टेट्स की तो 21 जनवरी 1971 को जो है इनको फुल स्टेट्स का दर्जा दिया गया था अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971, जिसको पास किया गया था 30 दिसंबर 1971 को। 2026 में यहाँ पे 50 ईयर्स ऑफ स्टेटहुड यहाँ पे ऑब्जर्व किए गए। इससे पहले अगर हम स्टेटस देखें त्रिपुरा और मणिपुर का तो यूनियन टेरिटरीज ये 1972 से पहले थे। मेघालय जो है वो पार्ट था आसाम का बिफोर 1972। स्टेटहुड से जो है यहाँ पे इनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी मिली है, लेजिस्लेटिव पावर्स मिली है, कल्चर प्रिजर्वेशन राइट्स मिले हैं और यहाँ पे जो इनको स्ट्रेंथन किया गया है इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न आइडेंटिटी के तहत। मणिपुर की अगर हम जनरली देखें तो मणिपुर जो है प्रिंसली स्टेट था और इसको मर्ज किया गया था 1949 में, और उस दौरान जो है इंडिया की यूनियन टेरिटरी जो है ये इंडिया की यूनियन टेरिटरी में इसको जो है मर्ज किया गया था और फाइनली जो है इसको 19 स्टेट बनाया गया था 1972 में। त्रिपुरा जो है यहाँ पे मर्ज किया गया था इंडिया के साथ 1949 में और जो है ये इस यूटी के तहत जो इसको मर्ज किया गया था और इसको स्टेटहुड दिया गया था 1972 में। मेघालय की फॉर्मेशन अगर हम देखें तो ये ऑटोनॉमस स्टेट था 1970 तक और इसको फुल स्टेटहुड 1972 में दिया गया था और ये भारत का 21st स्टेट बना था। Next question, which IPS officer of the Uttar Pradesh cadre has been appointed as Deputy Inspector General in the CRPF on Central Deputation in January 2026? तो अभी जनवरी 2026 में किस उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सीआरपीएफ में उप महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविशंकर छाबी। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पे अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट ऑफ रवि शंकर चाबी, जो कि 2007 के आईपीएस ऑफिसर है उत्तर प्रदेश कैडर के एज अ डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल इन द सीआरपीएफ ऑन सेंट्रल डेपुटेशन। इससे पहले अगर हम इनकी करियर हाईलाइट अगर हम देखें तो इन्होंने यहाँ पे सर्व किया है एज एसपी जौनपुर लॉ एंड ऑर्डर, और इन्होंने लीड किया है वुमेन पावर लाइन 1090 को इन लखनऊ वुमेन सेफ्टी इनिशिएटिव, और इन्होंने वर्क किया है इन नोएडा कमिश्नरेट एज एसीपी और सर्व किया है एज अ डीआईजी प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म। सीआरपीएफ की अगर हम बात करें तो ये प्रीमियर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओरिजिनली जो इसको क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से जाना जाता था इन 1939 और इसको रीनेम किया गया सीआरपीएफ आफ्टर द सीआरपीएफ एक्ट 1949। ड्यूटीज़ में इसके जो है ये कवर करते हैं क्राउड को यहाँ पे कंट्रोल करते हैं, काउंटर इंसर्जेंसी में पार्टिसिपेट करते हैं, टैकल करते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को, और यहाँ पे इलेक्शन सिक्योरिटी भी इनके द्वारा की जाती है और यूएन पीस कीपिंग में ये रोल प्ले करती हैं और डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट में भी जो है इनके द्वारा रोल प्ले किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू न्यूजीलैंड इन जनवरी 2026? तो जनवरी 2026 में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में न्यूजीलैंड में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मऊ सईवई। तो अभी जो है अनाउंसमेंट जो है वो की गई है अपॉइंटमेंट्स की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। तो इसमें मौनपोई सईबई जो कि एक 2005 के आईएफएस ऑफिसर है, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ हाई कमिश्नर टू न्यूजीलैंड, और ये अनाउंसमेंट जो है 19 जनवरी 2026 को की गई। इसके अलावा अमित कुमार मिश्रा जो कि आईएफएस ऑफिसर है 2004 के, उनको अपॉइंट किया गया है एज अ एम्बेसडर टू जॉर्जिया, और ये अनाउंसमेंट 20 जनवरी 2026 को की गई। मनपोई सोई की अगर हम बात करें तो ये 2005
2005 की IFS ऑफिसर है। करंटली ये सर्व कर रही है एज अ जॉइंट सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, और ये यहाँ पे सक्सीड करेगी नीता भूषण को, हु हैज़ बीन इंडियाज हाई कमिश्नर टू न्यूजीलैंड सिंस 2022। अमित कुमार मिश्रा की अगर हम बात करें तो ये 2004 के IFS ऑफिसर है। करंटली ये पोस्टेड है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। अगर हम हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में डिफरेंस देखें तो हाई कमिश्नर जो है वो पोस्ट किए जाते हैं कॉमनवेल्थ नेशंस में। कॉमनवेल्थ नेशंस कौन होते हैं? कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो कंट्रीज आ जाती है जो कभी ना कभी यूके की जो है या ब्रिटेन की जो है वो कॉलोनी रही होती हैं। एम्बेसडर पोस्ट किए जाते हैं नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में। ठीक है, तो बोथ जो पोजीशन ये यहाँ पे होल्ड करते हैं सेम डिप्लोमेटिक रैंकों को, बट डिफर करते हैं इन हिस्टोरिकल कंटेंट्स एंड नोमेनक्लेचर। Next question, exercise 2-3-17 launched in January 2026 is a trilateral maritime security drill involving which countries? तो जनवरी 2026 में शुरू हुआ अभ्यास दोस्ती 17 त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास है, किन देशों के बीच में आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका। तो अभी जो है एक्सरसाइज दोस्ती कंडक्ट की गई माले मालदीव में 16 से लेकर 19 जनवरी 2026 को, और इसको आयोजित किया गया मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के द्वारा। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज इसमें इंडिया, मालदीव और श्रीलंका रही। और पार्टिसिपेटिंग शिप की अगर हम बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स वराहा और अतुल्य, मालदीवियन कोस्ट गार्ड शिप हुरावी और गाजी, और श्रीलंका नेवी शिप जो है वो सुरानी मिला विद कोस्ट गार्ड पर्सनल्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। फोकस एरिया इसमें रिसर्च और रेस्क्यू, मैरीटाइम सर्विलेंस, कम्युनिकेशन ड्रिल, डिजास्टर मैनेजमेंट और पॉल्यूशन रिस्पांस जो है यहाँ पे रखा गया। हिस्ट्री अगर हम देखें तो ये जो है वो एक्सरसाइज फर्स्ट टाइम 1991 में कंडक्ट की गई थी एज अ बाइलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव। श्रीलंका ने इसको ज्वाइन किया था 2012 में। और ये हर साल जो है वो आयोजित की जाती है बाइनली, यानी 2 साल में एक बार इसको आयोजित किया जाता है। इससे पहले का जो आयोजन था वो 2021 में जो है वो किया गया था। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अगर हम इसकी देखें तो ये एनहांस करता है मैरीटाइम डोमेन को, अवेयरनेस इन इंडियन ओशियन, और एक रीजनल क्रिटिकल जो कि एक रीजन है क्रिटिकली फॉर ग्लोबल ट्रेड एंड एनर्जी शिपमेंट। इसके अलावा जो है ये एड्रेस करता है नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स लाइक पायरेसी, इलीगल फिशिंग, स्मगलिंग एंड मैरीटाइम एक्सीडेंट्स। और इसके अलावा ये हमारा जो सागर विजन है इंडिया का उसको ये सपोर्ट करता है, इसको सिक्योरिटी और ग्रोथ प्रोवाइड करता है इन ऑल द रीजन। Next question. Recently, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change declared the wildlife sanctuary in Rajasthan's Aravalli Range as an eco-sensitive zone. तो कौन सी वो वाइल्ड सेंचुरी आ जाएगी? तो हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान की अरावली की श्रृंखला में किस वन्य जीव अभयारण्य को पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने यहाँ पे इशू किया नोटिफिकेशन 15 जनवरी 2026 को, जिसमें कि यहाँ पे कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर किया गया है एज एन इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन जो है ये यहाँ पे एक्सटेंड करेगा 0 से लेकर 1 किलोमीटर तक अराउंड द सेंचुरी, और कवर करेगा 94 विलेजेस अक्रॉस उदयपुर, पाली और राजसमंद डिस्ट्रिक्ट। क्या पर्पज़ है इसको डिक्लेयर करने का? तो ये यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा फ्रेजाइल इकोसिस्टम ऑफ द अरावली रेंज, और यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करेगा माइनिंग को, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन को और अनमैन्ड डेवलपमेंट को। इसके अलावा जो यहाँ पे प्रमोट करेगा इको फ्रेंडली टूरिज्म को, ऑर्गेनिक फार्मिंग और एग्रो फॉरेस्ट्री फॉर द लोकल कम्युनिटीज। वाइल्ड लाइफ इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, जो सेंचुरीज ये यहाँ पे होस्ट कर रही है लेपर्ड को, स्ट्राइप्ड हाइना को, जंगल कैट, इंडियन पेंगोलिन और ब्लू बुल, चिंकारा और बर्ड स्पीशीज लाइक पेंटेड फ्रैंकोलिन। कम्युनिटी बेनिफिट अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है ये सपोर्ट करेगा इंडिजिनस कम्युनिटीज़ को थ्रू सस्टेनेबल लाइवलीहुड। इको सेंसिटिव जोन्स की अगर हम बात करें तो ये कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया था नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002 से लेकर 2016 के दौरान। जनरली जो है इको सेंसिटिव जोन एक्सटेंड करता है अप टू 10 किलोमीटर अराउंड द प्रोटेक्टेड एरिया, बट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो है अभी 600 प्लस इको सेंसिटिव जोन्स है, जिसको कि नोटिफाई किया गया है अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिक्लेयर 2025 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स? तो किसने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशंस।
तो यूनाइटेड नेशन ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया 2025 को एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। इसकी थीम जो है ईयर रहेगी इस बार की कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, जो कि यहाँ पे हाईलाइट करता है रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय 2030। कोऑपरेटिव्स जो है यहाँ पे रिकॉग्नाइज है ग्लोबली एज अ पीपल सेंट्रिक इकोनॉमिक मॉडल्स, जो कि यहाँ पे प्रमोट करते हैं शेयर्ड ऑनरशिप को, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग को, पॉवर्टी रिडक्शन को और सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स को। इंडिया का अगर हम कोऑपरेटिव पुश देखें तो इंडिया में जो है वो 8.5 लाख कोऑपरेटिव्स है, जो कि सर्व कर रही है 32 करोड़ मेंबर्स को अक्रॉस 30 सेक्टर्स एज ऑफ दिसंबर 2025। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में 2 जुलाई 2021 में, जो कि यहाँ पे लीड कर रहा है रिफॉर्म अंडर द विजन सहकार से समृद्धि। इंडिया जो है यहाँ पे फोकस कर रहा है प्राइमरी एग्रीकल्चर, क्रेडिट सोसाइटी, डिजिटलाइजेशन के ऊपर, कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ग्रेन स्टोरेज और वाइट रेवोल्यूशन 2.0। Next question, Punjab recently launched its first dog sanctuary as a pilot project to tackle stray dog menace. Where is this sanctuary located? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंजाब ने हाल ही में आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए अपना पहला डॉग सेंचुरी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है। तो यह सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुधियाना। तो पंजाब ने अभी यहाँ पे इनॉग्रेट किया है फर्स्ट डॉग सेंचुरी लुधियाना में एज अ पायलट प्रोजेक्ट टू मैनेज स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन। इनॉग्रेशन जो यहाँ पे की गई संजीव अरोड़ा के द्वारा, जो कि पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर है फॉर लोकल गवर्नमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे इस सेंचुरी के? तो इसके द्वारा जो यहाँ पे रिड्यूस करना है डॉग बाइट को, डॉग बाइट केसेस को अर्बन एरियाज में, और इसके अलावा जो यहाँ पे प्रोवाइड करना है ह्यूमन शेल्टर, स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन और कंट्रोल रेलोकेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स। लीगल फ्रेमवर्क अगर हम देखें तो इसको जो है वो ऑपरेट किया जा रहा है सेंचुरी को अंडर द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन एंड एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, जो कि यहाँ पे इंश्योर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैशन फॉर द एनिमल्स और प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन्स को। पायलट प्रोजेक्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे जो लुधियाना सेंचुरी है ये यहाँ पे सर्व करेगी एज अ टेस्टिंग मॉडल, और परफॉर्मेंस जो है डाटा जो है यहाँ पे गाइड करेगा रेप्लिकेशन अक्रॉस द पंजाब, और अर्बन लोकल बॉडीज जो है यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगी फ्यूचर एक्सपेंशन में। Next question, which city has been ranked the world's safest city for the 10th consecutive year according to the NEMBO's Global Safety Index? तो नेम्बोए के वैश्विक सुरक्षा सूचकांक के अनुसार 2017 से लेकर 2026 तक लगातार 10 वर्षों तक दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आबू धाबी। अबू धाबी जो कि यहाँ पे कैपिटल है यूनाइटेड अरब अमीरात की, उसको यहाँ पे रैंक किया गया वर्ल्ड की सेफेस्ट सिटी फॉर द 10th कॉन्जिक्यूटिव ईयर इन द नम्बोई ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स 2026। रैंकिंग एजेंसी जो नम्बोई है ये एक क्राउड सोर्स्ड ग्लोबल डाटाबेस है, जो कि यहाँ पे कंपेयर करता है सिटीज़ को क्राइम रेट्स के ऊपर, पब्लिक सेफ्टी परसेप्शन के ऊपर, लॉ एनफोर्समेंट एफिशिएंसी और क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर जो इसमें जो है वो कंपेयर किया जाता है। अबू धाबी यहाँ पे टॉप कर रहा है इस इंडेक्स को कंटिन्यूसली 2017 से, मेकिंग 2026 एज इट्स 10th ईयर एट नंबर 1। की फैक्टर्स इसके पीछे क्या हो जाते हैं अबू धाबी की रैंक 1 के ऊपर? तो यहाँ पे लो क्राइम रेट है, स्ट्रिक्ट लॉ एनफोर्समेंट है, इसके अलावा यहाँ पे एडवांस सर्विलेंस सिस्टम है, और इसके अलावा स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजीज है, रैपिड यहाँ पे इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहाँ पे देखी गई है, और सोशल कोहिजन और हाई ट्रस्ट यहाँ पे देखा गया है इंस्टीट्यूशंस में। क्या इम्पैक्ट इसका हो जाता है? तो जो यहाँ पे इसके द्वारा जो यहाँ पे एनहांस क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड की जा रही रेजिडेंट्स को, और जो बाहर से लोग यहाँ पे रहते हैं। इसके अलावा टूरिज्म को यहाँ पे बूस्ट किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिल रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, और ग्लोबल टैलेंट अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI लाइफ इंश्योरेंस रिसेंटली लॉन्च स्मार्ट प्लेटिना एडवांटेज, व्हाट टाइप ऑफ प्लान इट इज? तो SBI लाइफ इंश्योरेंस ने हाल ही में स्मार्ट प्लेटिना एडवांटेज लॉन्च किया है, यह किस प्रकार की योजना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग सेविंग प्लान। तो अभी जो SBI लाइफ इंश्योरेंस ने यहाँ पे लॉन्च किया है स्मार्ट प्लैटिना एडवांटेज, जो कि एक गारंटेड सेविंग और लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। अगर हम प्लान का नेचर देखें तो एक इंडिविजुअल नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग सेविंग प्लान है। रिटर्न्स इसमें गारंटेड प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि मार्केट परफॉर्मेंस से लिंक्ड नहीं रहते हैं, और इंश्योर कर रहे हैं ये यहाँ पे स्टेबिलिटी को। फीचर्स अगर हम इसके देखें तो जो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस है ये कवर करेगी एंटायर पॉलिसी टर्म को, लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट या पीरियड यहाँ पे रहेगा, और बेनिफिट यहाँ पे जो है वो कंटिन्यू रहेंगे लॉन्ग टर्म।
गारंटीड एडिशंस इसमें रहेंगे, गारंटीड एडिशन किए जाएंगे हर साल पॉलिसी में, जो कि यहाँ पे बूस्ट करेंगे सेविंग कॉर्पस को। मेच्योरिटी बेनिफिट जो है यहाँ पे रिसीव किए जा सकते हैं एज अ लमसम और इंस्टॉलमेंट्स। टैक्स बेनिफिट इसमें प्रोवाइड किया जाएगा अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। और यहाँ पे जो है वो अगर हम टारगेट ऑडियंस देखें तो इसमें जो है टारगेट ऑडियंस इसमें चिल्ड्रन एजुकेशन आ जाता है इसमें, और रिटायरमेंट प्लानिंग इसमें देखा गया है, और वेल्थ क्रिएशन जो है इसमें टारगेट जो है वो रखा गया है। डिज़ाइन किया गया है इसको फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि यहाँ पे प्रिडिक्टेबल रिटर्न और फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रॉन्गेस्ट सोलर रेडिएशन स्टॉर्म इन ओवर 20 ईयर्स वाज ट्रिगर्ड बाय विच फेनोमेना। तो जनवरी 2026 में 20 वर्षों से अधिक समय में सबसे शक्तिशाली सौर विकिरण तूफान किस घटना से उत्पन्न हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्स क्लास सोलर फ्लेयर विद कोरोनल मास इजेक्शन। तो अभी 18 और 19 जनवरी 2026 के दौरान अर्थ को यहाँ पे स्ट्रक किया स्ट्रॉन्गेस्ट सोलर रेडिएशन स्टॉर्म, जो कि 20 सालों में सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखा गया है, और इसको क्लासीफाई किया गया एज अ लेवल 4 बाय NOAA स्पेस वेदर प्रिडिक्शन सेंटर। क्या कारण यहाँ पे रहा इसका ट्रिगरिंग करने का? तो इसको जो है वो जो है ट्रिगर किया गया था बाय एन एक्स 1.9 क्लास सोलर फ्लेयर फ्रॉम द सन हॉटस्पॉट रीजन AR4341। फ्लेयर जो है यहाँ पे लॉन्च किया हुआ था कोरोनल मास इजेक्शन, जो कि एक मैसिव क्लाउड हो जाता है प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड्स का। अर्थ की तरफ जो है ये इसकी डायरेक्शन रही थी। CME ने यहाँ पे डिसरप्ट किया अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से यहाँ पे जियो मैग्नेटिज्म और रेडिएशन स्टॉर्म्स देखा गया। कंपैरिजन अगर हम देखें तो जो लास्ट स्टॉर्म था सिमिलर इंटेंसिटी का, ये लगभग अक्टूबर 2003 के दौरान जो है वो हेवोलिन स्टार स्टॉर्म के दौरान जो है देखा गया था, जिसने कि यहाँ पे पावर आउटेज और सैटेलाइट डिस्ट्रप्शन किया था। इम्पैक्ट इसका क्या हो जाता है? तो अरोरा जो कि ब्राइट ऑरोरा विजिबल हुए इसमें, इसके दौरान जो है यूरोप में, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एक्सेट्रा, लेकिन US में जो इसके लिमिटेड जो है वो ऑरोराज देखे गए ड्यू टू मैग्नेटिक ओरिएंटेशन। टेक्नोलॉजी रिस्क इसमें रह जाता है, इसमें जो है ये टेम्पररी हमारा जो GPS सिस्टम होता है उसको डिसरप्ट कर देता है, और ये सैटेलाइट ऑपरेटर जो है यहाँ पे सैटेलाइट ऑपरेशंस को भी जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्क इसके दौरान रहते हैं। ऑटो एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी, तो एस्ट्रोनॉट्स जो थे ISS में, उन्होंने जो है अपने आप को प्रोटेक्ट किया था शील्डेड एरियाज में टू रिड्यूस द रेडिएशन एक्सपोजर। नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA, जो कि एक स्पेस वेदर प्रिडिक्शन सेंटर है, इसने यहाँ पे ट्रैक किया था और क्लासीफाई किया इस इवेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेयर 233-year-old मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ वाल्मीकि रामायण गिफ्टेड टू द इंटरनेशनल राम कथा म्यूजियम इन अयोध्या डेट बैक्स टू विच ईयर। तो अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय को उपहार दी गई वाल्मीकि रामायण की दुर्लभ 233 वर्षीय पांडुलिपि किस वर्ष की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1792 CE। तो 233 ईयर ओल्ड पुराने संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट जो है पांडुलिपि वाल्मीकि रामायण को जो है परमानेंटली गिफ्ट किया गया है इंटरनेशनल राम कथा म्यूजियम अयोध्या को। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है ये विक्रम संवत 1854 यानी 1792 CE की जो है वो पुरानी मानी जा रही है। लैंग्वेज और स्क्रिप्ट अगर हम इसकी देखें तो इसको संस्कृत में लिखा गया है यूजिंग देवनागरी स्क्रिप्ट। इसमें जो है वो यहाँ पे 5 कांड इसमें बताए गए हैं, जिसमें बाल कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड का वर्णन किया गया है। ये यहाँ पे हैंडेड प्रेजेंट की गई बाय प्रोफेसर श्रीनिवास वराखेडी, जो कि वाइस चांसलर है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, टू नेरी पेंडा मिश्रा, जो कि चेयरमैन है एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम लाइब्रेरी। इससे पहले जो ये मैन्युस्क्रिप्ट था ये जो है वो राष्ट्रपति भवन में जो है वो लोकेटेड था, और इसको परमानेंटली यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इससे क्या होगा? तो ये हमारा इंडिया का जो स्ट्रेंथन करेगा हमारा इंडिया का जो मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज प्रिजर्वेशन है, और इसके अलावा ये एनहांस करेगा पब्लिक एक्सेस फॉर स्कॉलर्स एंड डिवोटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द BCCI रिसेंटली साइंड अ 270 करोड़ स्पॉन्सरशिप डील अहेड ऑफ IPL 2026 विद विच कंपनी। तो BCCI ने हाल ही में आयोजित IPL 2026 से पहले 270 करोड़ का प्रायोजन समझौता किस कंपनी के साथ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गूगल्स AI प्लेटफॉर्म जेमिनाई।
तो बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने यहाँ पे साइन किया है 270 करोड़ रुपए का स्पॉन्सरशिप डील विद गूगल्स एआई प्लेटफॉर्म जेमिनाई अहेड ऑफ द आईपीएल 2026 सीजन। 270 करोड़ का ये रहेगा। ड्यूरेशन इसकी 3 साल की रखी गई है, जो कि यहाँ पे कवर करेगा मल्टीपल एआई सीजन। ये यहाँ पे रीएनफोर्स करेगा इंडिया का जो आईपीएल ग्लोबल ब्रांड वैल्यू है, और यहाँ पे शोकेस करेगा ग्रोइंग इंटरेस्ट ऑफ एआई कंपनीज इन द इंडियन क्रिकेट। एआई इन क्रिकेट स्पॉन्सरशिप की अगर हम बात करें तो जेमिनाई ने यहाँ पे ज्वाइन करा है स्पॉन्सरशिप को, लैंडस्केप को, जबकि चैट जीपीटी जो है यहाँ पे स्पॉन्सर कर रहा है वुमेन्स प्रीमियर लीग को। एआई ब्रांड जो है यहाँ पे क्रिकेट को एक मीडियम की तरह ले रहे हैं, ताकि जो है मिलियंस ऑफ जो फैंस है क्रिकेट के उनके उनके उन तक जो है पहुंचा जाए और इंटीग्रेट किया जाए टेक्नोलॉजी को स्पोर्ट्स मार्केटिंग के साथ। अगर हम अदर आईपीएल स्पॉन्सर की बात करें तो टाटा ग्रुप यहाँ पे टाइटल स्पॉन्सर है इसका, और अपोलो टायर्स यहाँ पे अपोलो टायर्स ने रिप्लेस किया है ड्रीम 11 को एज अ जर्सी स्पॉन्सर आफ्टर द गवर्नमेंट बैन रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म। अपोलो टायर यहाँ पे सिक्योर करेगा जर्सी स्पॉन्सरशिप राइट्स को फॉर ₹579 करोड़। Next question: The Indian Navy signed a contract on January 16, 2026 with which MSME shipyard for construction of three 200-ton bottom opening non-propelled barges। तो भारतीय नौसेना ने 16 जनवरी 2026 को 3 200 टन बॉटम ओपनिंग नॉन प्रोपेल्ड बार्ज के निर्माण हेतु किस MSME शिपयार्ड के साथ अनुबंध किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्यदीप प्रोजेक्ट लिमिटेड, थाने। तो अभी 16 जनवरी 2026 को इंडियन नेवी ने यहाँ पे साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट विद शिप सूर्यदीप प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, थाने, जो कि एक एमएसएमई शिपयार्ड है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिलीवरी ऑफ 200 टन बॉटम ओपनिंग नॉन प्रोपेल्ड बार्जेस। किस तरह की वेसल ये रहेगी? तो ये जो बार्जेस है ये स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं लॉजिस्टिकल और ऑपरेशनल सपोर्ट वेसल्स, और इनको डिज़ाइन किया गया है स्ट्रेंथन करने के लिए हमारा इंडिया का नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर। मेक इन इंडिया ये रहेंगे, और आत्मनिर्भर भारत को जो है यहाँ पे जो है वो सपोर्ट करेंगे, और इसके अलावा इनके द्वारा रिड्यूस किया जाएगा इंपोर्ट डिपेंडेंसी और एनहांस किया जाएगा डोमेस्टिक शिपयार्ड बिल्डिंग कैपेसिटी को। इसके अलावा जो ये बूस्ट रहेगा हमारे एमएसएमई सेक्टर के लिए, जो कि यहाँ पे एनकरेज करेगा स्मॉलर शिपयार्ड्स टू पार्टिसिपेट इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, और इनके द्वारा जो जनरेट किया जा रहा है यहाँ पे स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट, जो कि यहाँ पे स्ट्रेंथन कर रहा है हमारी सप्लाई चेन को और फोस्टर कर रहा है ग्रास रूट इनोवेशन को। स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट अगर इसकी हम देखें तो ये यहाँ पे इंडिया मैरीटाइम मिशन है जो 2030 का, उसको जो है यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, और इसका एम है यहाँ पे मॉडर्नाइज करना है इंडिया का मैरीटाइम सेक्टर, और यहाँ पे पोजीशन करना है इंडिया को एज अ ग्लोबल मैरीटाइम हब। नेक्स्ट क्वेश्चन: Where will the India AI Impact Summit 2026, the first global AI summit in the ग्लोबल साउथ भी हेल्ड? तो भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जो ग्लोबल साउथ में पहला वैश्विक एआई सम्मेलन है, कहाँ आयोजित होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। तो इंडिया जो है यहाँ पे होस्ट करेगा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 16 से लेकर 20 फरवरी 2026 को भारत मंडपम न्यू दिल्ली में, मेकिंग इट द फर्स्ट एवर ग्लोबल एआई समिट इन द ग्लोबल साउथ। थीम और पिलर्स इसके क्या रहेंगे? तो ये यहाँ पे 3 मेन सूत्र इसके आ जाते हैं, जिसमें पीपल प्लानट प्रोग्रेस आ जाता है, और ये ऑपरेशन जो है वो आयोजित होगा थ्रू 7 चक्कर, जिसमें ह्यूमन कैपिटल, इंक्लूजन, सेफ एआई, इनोवेशन, साइंस, डेमोक्रेटाइजिंग एआई फॉर सोशल गुड आ जाता है। मेजर हाईलाइट इसके अगर हम देखें तो इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026, जो कि यहाँ पे शोकेस करेगा 400 प्लस एग्जीबिटर्स, 7 थीमेटिक पेविलियंस एंड 1.5 लाख विजिटर्स। एआई कॉम्पेंडियम जो कि 17 फरवरी को लगेगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट किए जाएंगे रियल वर्ल्ड एआई यूज केसेस। फ्लैगशिप चैलेंजेस यहाँ पे एआई फॉर ऑल, एआई बाय हर, यूवी स्टार्टअप्स, वुमेन लेड इनोवेशन और यूथ पार्टिसिपेशन यहाँ पे रहेंगे। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है यहाँ पे इसको सपोर्ट किया जाएगा बाय द इंडिया एआई मिशन, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया और डिजिटल इंडिया एआई इंडिया इनिशिएटिव और मेटी के द्वारा। इसके अलावा जो है यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अगर हम इसकी देखें तो यहाँ पे पोजीशन करेगा इंडिया को एज अ ग्लोबल वॉइस फॉर इंक्लूसिव एथिकल पीपल सेंट्रिक एआई, और अलाइन करेगा हमारा विकसित भारत मिशन 2047। अगर हम इसकी एप्लीकेशन देखें तो हेल्थ
केयर में जो है टेलीमेडिकेशन, मेडिसिन, डायग्नोस्टिक, डिजीज प्रिडिक्शन, एग्रीकल्चर में इसका रोल आ जाता है, AI ड्रिवन एडवाइजरीज और ड्रोन्स, वेदर प्रिडिक्शन, और एजुकेशन में जो पर्सनलाइज्ड लर्निंग, दीक्षा प्लेटफॉर्म जो है इसके एप्लीकेशंस है जो इसने प्रोवाइड की है। इसके अलावा गवर्नमेंट्स और फाइनेंस में जो है ये फ्रॉड डिटेक्शन में रोल प्ले करता है, और स्मार्ट सिटीज़ में और फास्टर पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है इसके द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। Next question, after the January 2026 agreement, which country became India's second largest supplier of liquefied natural gas after Qatar? तो अभी जनवरी 2026 के समझौते के बाद कौन सा देश भारत के बाद कतर के बाद सॉरी कौन सा देश कतर के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तरलीकृत प्राकृतिक गैस आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो अभी जनवरी 2026 में यूएई के प्रेसिडेंट है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान। इन्होंने विजिट किया इंडिया को और यहाँ पे जो है इंडिया और यूएई ने यहाँ पे साइन किया लॉन्ग टर्म LNG सप्लाई एग्रीमेंट को। डिटेल्स अगर हम इस डील की देखें तो जो आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है, इसने जो यहाँ पे साइन किया $2.5 to 3 बिलियन का जो है यहाँ पे साइनिंग की गई फॉर ओवर 10 ईयर्स। इसके अलावा जो है वो क्वांटिटी अगर हम देखें तो 0.5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम जो है यहाँ पे क्वांटिटी रखी गई है LNG की, लिक्विफाइड नेचुरल पेट्रोलियम गैस की। इम्पैक्ट क्या हो जाता है इस डील का? तो विद दिस डील यूएई बिकम्स इंडिया सेकंड लार्जेस्ट LNG सप्लायर आफ्टर द कटर। इस डील के साथ ही जो है वो यूएई भारत का सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल गैस प्रोवाइडर यहाँ पे बन जाएगा, लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लायर कतर के बाद, जो कि यहाँ पे स्ट्रेंथन कर रहा है इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी को और डाइवर्सिफिकेशन को। स्ट्रेटेजिक ट्रेड कोऑपरेशन अगर हम देखें तो इंडिया यूएई बायलेटरल ट्रेड करंटली जो है अगर हम देखें तो यहाँ पे करंटली इसकी पोजीशन आ जाती है $84 बिलियन 2023-24 के दौरान। दोनों कंट्रीज ने यहाँ पे टारगेट रखा है $200 बिलियन ट्रेड का बाय 2032। इसके अलावा डिफेंस, फूड सिक्योरिटी, फिनटेक, लॉजिस्टिक और न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन भी जो है यहाँ पे डिस्कस किया गया। Next question, the India EU Summit 2026 scheduled on January 27 in New Delhi is expected to announce a conclusion of which long pending agreement? तो भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 2026 जो कि 27 जनवरी को न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, किस लंबे समय से लंबित समझौते के निष्कर्ष की घोषणा करने की संभावना यहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया EU ट्रेड एग्रीमेंट। तो अभी इंडिया और यूरोपियन यूनियन यहाँ पे जो है हाई लेवल वार्ता यहाँ पे करेंगे 27 जनवरी 2026 को न्यू दिल्ली में, फॉलोइंग द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। की आउटकम यहाँ से क्या एक्सपेक्ट की जा रही है? तो इंडिया और यूएई ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। नेगोशिएशन इसमें होगी जिसकी नेगोशिएशन जो है वो 2007 में स्टार्ट हो गई थी और उसको सस्पेंड कर दिया गया, तो 2013 में दोबारा से नेगोशिएशंस को स्टार्ट किया गया था जून 2022 में, और लाइकली जो है इस बार इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये अब कंक्लूड यहाँ पे हो जाएगी। वन साइड द FTA विल अंडरगो लीगल वेटिंग और रेटिफिकेशन। एक बार जो अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया तो उसके बाद जो इसके लिए जो है वो रेटिफिकेशन करवाई जाएगी यूरोपियन पार्लियामेंट में। ट्रेड सिग्निफिकेंस क्या रहेगा? तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये यहाँ पे बूस्ट करेगा बायलैटरल ट्रेड को, रिड्यूस करेगा टैरिफ्स को और इम्प्रूव करेगा मार्केट एक्सेस फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड यूरोपियन इन्वेस्टर्स। इसके अलावा सेंसिटिव इश्यूज इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें वाइन, स्पिरिट्स, ऑटोमोबाइल और स्टील ट्रेड आ जाता है। कार्बन ब्रॉडर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है यहाँ पे एक मुद्दा रहेगा, एक इस यहाँ पे इशू रहेगा, यहाँ पे एक विवाद का जो है इशू रह सकता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इंडिया जो है यहाँ पे एक इसको ट्रेड जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है इसको जो है यहाँ पे ट्रेड बैरियर की तरह यहाँ पे देखता है फॉर डेवलपिंग कंट्री, जबकि यूरोपियन यूनियन जो है यहाँ पे इसको एक नेसेसरी क्लाइमेट गोल जो है इसको मानता है। डिफेंस कोऑपरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लॉन्च यहाँ पे सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप का यहाँ पे किया जाएगा। इंडियन कंपनी जो है यहाँ पे गेन करेगी एक्सेस टू यूरोपियन यूनियंस प्रोग्राम, सेफ प्रोग्राम के लिए, जो कि एक सेफ प्रोग्राम क्या है? तो यहाँ पे एक यूरो 150 बिलियन डिफेंस फंड जो है इसमें प्रोवाइड किया जाएगा सेफ प्रोग्राम के तहत। इसके अलावा जो यहाँ पे सिक्योरिटी टॉक्स की जाएगी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टॉक ऑन सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट फॉर द क्लासिफाइड डिफेंस डाटा शेयरिंग।
Next question. The Reserve Bank of India recently approved the reappointment of Kaizad Bharucha at HDFC Bank. What position will he continue to hold from April 19, 2026? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में HDFC बैंक में कैजाद भरूचा की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है। वह 19 अप्रैल 2026 से किस पद पर बने रहेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वोल टाइम डायरेक्टर एंड डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो अभी 20 जनवरी 2026 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे अप्रूव किया है रीअपॉइंटमेंट ऑफ कैजाद भरूचा एज वोल टाइम डायरेक्टर एंड डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HDFC बैंक फॉर अ फ्रेश 3-year टर्म स्टार्टिंग अप्रैल 19, 2026। भरूचा जो है यहाँ पे की मेंबर है HDFC बैंक टॉप मैनेजमेंट टीम के, और वो यहाँ पे ओवरसी करते हैं क्रिटिकल बिजनेस वर्टिकल्स को, जिसमें कि यहाँ पे स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन आ जाता है, रिस्क मैनेजमेंट, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे आ जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें HDFC की, तो HDFC बैंक इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है बाय एसेट, और RBI अप्रूवल यहाँ पे मैंडेटरी हो जाती है फॉर वोल टाइम डायरेक्टर्स इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। वोल टाइम डायरेक्टर्स यहाँ पे पार्ट होते हैं एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट के और बोर्ड गवर्नेंस के। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर सपोर्ट करता है MD को और CEO को इन स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट। Next question. Telangana's Bharat Future City, developed in a partnership with the UAE, is proposed to be India's first what? तेलंगाना की भारत फ्यूचर सिटी, जिसे UAE के सहयोग से विकसित किया जा रहा है, भारत की पहली किस प्रकार की परियोजना प्रस्तावित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। तो 21 जनवरी 2026 को तेलंगाना ने यहाँ पे अनाउंस किया है पार्टनरशिप विद द यूनाइटेड अरब अमीरात टू जॉइंटली डेवलप भारत फ्यूचर सिटी, जो जिसका कि यहाँ पे मेन फोकस रहेगा, इस मेन फोकस रहेगा यहाँ पे भारत की फर्स्ट नेट जीरो ग्रीन फील्ड सिटी यहाँ पे जो है वो तैयार करना। अगर हम देखें अनाउंसमेंट, तो अनाउंसमेंट यहाँ पे हाई लेवल डिस्कशन की गई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि दावोस में की जा रही थी बिटवीन UAE मिनिस्टर अब्दुल्ला बिन तौक अलमीरी और तेलंगाना के CM A रेवंता रेड्डी के बीच में। प्रोजेक्ट की अगर हम डिटेल देखें तो यहाँ पे स्प्रेड करेगा अक्रॉस 30,000 एकड़, सॉरी, जो ये यहाँ पे स्प्रेड करेगा अक्रॉस 30,000 एकड़ में, और इसको डिज़ाइन किया गया है एज अ सस्टेनेबल अर्बन इंडस्ट्रियल हब विद जोन्स फॉर AI एजुकेशन, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, रेजिडेंशियल एंड एंटरटेनमेंट। बिल्ट ऑन नेट जीरो प्रिंसिपल जो है इसको बनाया जाएगा, जिसमें कि क्लीन एनर्जी, ग्रीन मोबिलिटी, क्लाइमेट रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है। इकोनॉमिक विजन इसका अगर हम देखें तो ये इसका मेन रहेगा तेलंगाना का जो एम्बिशन है बिकमिंग $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047, इसको जो यहाँ पे मेन विजन जो है फोकस इस पे रखा जाएगा। ग्लोबल पार्टनरशिप अगर हम देखें तो सऊदी एक्सपर्ट्स ग्रुप 2 पार्टनर विद द यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी, उसके साथ ये पार्टनर करेंगे और रिक्रूट करेंगे 5,000 प्रोफेशनल एनुअली इन पेट्रोकेमिकल, स्टील, पावर एंड वाटर ट्रीटमेंट। इसके अलावा जो है तेलंगाना जो है यहाँ पे ग्लोबल हब बनेगा फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, और जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है इंडिया का ब्रॉडर पुश फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन क्लाइमेट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाब पुलिस रिसेंटली लॉन्च ऑपरेशन प्रहार, व्हाट इज इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? तो अभी पंजाब पुलिस ने हाल ही में ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, टू डिसमेंटल ऑर्गेनाइज गैंगस्टर नेटवर्क अक्रॉस द स्टेट। ऑप्शन बी सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू डिसमेंटल ऑर्गेनाइज गैंगस्टर नेटवर्क अक्रॉस द स्टेट। तो 21 जनवरी 2026 को पंजाब पुलिस ने यहाँ पे लॉन्च किया ऑपरेशन प्रहार, वन ऑफ द लार्जेस्ट कोऑर्डिनेटेड लॉ एनफोर्समेंट एक्शन इन रिसेंट ईयर। ऑपरेशनल देखें तो इसमें अगर हम देखें इस ऑपरेशन को, तो इसमें अराउंड 2,000 पुलिस टीम्स जो है यहाँ पे गठित की गई हैं, जिसमें 12,000 पुलिस पर्सनल जो है यहाँ पे एक साथ रेड करेंगे पूरे पंजाब में। 60 मेजर गैंगस्टर्स को यहाँ पे टारगेट रखा गया है, और नियरली 1200 एसोसिएट्स मैप किए गए हैं पुलिस के द्वारा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ट्रैक करना, अरेस्ट करना और न्यूट्रलाइज करना गैंगस्टर्स को जो कि इन्वॉल्व रहे हैं यहाँ पे वायलेंट क्राइम में, एक्सटॉर्शन में, इलीगल आर्म ट्रेड में और ऑर्गेनाइज क्रिमिनल एक्टिविटी में। डिसमेंटल करना है इंटायर क्रिमिनल इकोसिस्टम को, जिसमें कि फाइनेंशियल चैनल्स आ जाते हैं उनके, लॉजिस्टिक नेटवर्क और वेपन सप्लाई चेन आ जाती है उनकी, और कम्युनिकेशन लिंक्स आ जाते हैं, सेफ हाउसेज जहाँ पे वो रहते हैं, वो उन सभी को डिसमेंटल करना है यहाँ
यहाँ पे मेन फोकस इसका हो जाता है। और इसके अलावा सिटीजन पार्टिसिपेशन के लिए पंजाब पुलिस ने यहाँ पे लॉन्च किया है डेडिकेटेड एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर। सिटीजन जो है इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं कॉन्फिडेंशियली टू एट द क्रैकडाउन। लीडरशिप स्टेटमेंट अगर हम देखें तो पंजाब के जो डीजीपी है गौरव यादव, उन्होंने यहाँ पे एम्फेसाइज किया जीरो टॉलरेंस अप्रोच टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये इनके यहाँ पे जो है मेन फोकस आ जाता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट करता है पंजाब का जो सस्टेन स्ट्रेटजी है टू इम्प्रूव पब्लिक सेफ्टी और कंबाइन करना इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग विद द सिटीजन एंगेजमेंट। Next question, what is Ecofix? Recently highlighted by Union Minister of State for Science and Technology Jitendra Singh, Dr. Jitendra Singh, in the context of sustainable road construction। तो सतत सड़क निर्माण के संदर्भ में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा हाल ही में उल्लेखित इकोफिक्स क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडी टू यूज पॉट होल्स रिपेयर मिक्स मेड फ्रॉम प्रोसेस स्टील स्लैग। तो 21 जनवरी 2026 को यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यहाँ पे जो है वो यहाँ पे शुरुआत करी स्टील स्लैग टेक्नोलॉजी फॉर द सस्टेनेबल रोड कंस्ट्रक्शन इन हिली एंड हिमालयन रीजन्स की हाईलाइट अगर हम देखें तो ये जो एग्रीमेंट है, इसमें एग्रीमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड और रामुका ग्लोबल इको वर्क प्राइवेट लिमिटेड विशाखापट्टनम के द्वारा, जो कि यहाँ पे एनेबल करेगा कमर्शियल रोल आउट ऑफ द इकोफिक्स। इकोफिक्स क्या है? तो ये एक रेडी टू यूज पॉट होल रिपेयर मिक्स है जिसको कि डेवलप किया गया है CSIR सेंट्रल रोड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट विद टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड। बेनिफिट्स क्या है इकोफिक्स के? तो इसको जो है यूज़ किया जाएगा इसको जो है इसमें जो है यूज़ किया जाएगा प्रोसेस्ड आयरन और स्टील स्लैग का, और कन्वर्ट किया जाएगा इंडस्ट्रियल वेस्ट को वैल्यूएबल कंस्ट्रक्शन इनपुट में। इसको जो है अप्लाइड किया जाए, अब ये जो है अप्लाई किया जा सकेगा गीले और वाटर लॉक कंडीशन में भी जो है इसको अप्लाई किया जा सकता है, जो कि यहाँ पे रिड्यूस करेगा रिपेयर टाइम को और ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन को और लाइफस्टाइल कॉस्ट को। इसको जो अलाइन किया गया है हमारी जो सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल है वेस्ट रीयूज रिड्यूस और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के साथ। एडॉप्शन जर्नी अगर हम देखें तो पायलट ट्रायल जो है वो स्टार्ट हुए थे सूरत गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश में 2 years एगो, और जो है इनको अब डिप्लॉय किया गया है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आसाम, गुजरात, झारखंड और आंध्र प्रदेश में। फ्यूचर प्लान्स क्या है? तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है और रामलुका ग्लोबल इको वर्क प्राइवेट लिमिटेड जो यहाँ पे सेटअप करेंगे स्लैग प्रोसेसिंग फैसिलिटी, जिसकी कैपेसिटी अप्रोक्सीमेट 2 लाख टन एनुअली आ जाती है और कमर्शियल प्रोडक्शन एक्सपेक्ट किया जाएगा बाय द एंड ऑफ 2027। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर्चुअली inaugurated the National Paralympic Powerlifting Championship 2026 held at COER University रुड़की। तो COER विश्वविद्यालय रुड़की में आयोजित राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का वर्चुअल उद्घाटन किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुष्कर सिंह धामी। तो नेशनल पैरालंपिक पैरालिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का जो है वो 21 जनवरी 2026 को वर्चुअली इनाग्रेशन किया गया एट COER यूनिवर्सिटी रुड़की उत्तराखंड में। इनाग्रेशन पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के द्वारा किया गया। CM धामी ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है लास्ट डिकेड को एज अ गोल्डन चैप्टर इन द इंडियन स्पोर्ट्स हिस्ट्री, जो कि यहाँ पे मार्क करता है वाइडर पार्टिसिपेशन, जो कि यहाँ पे इम्प्रूव कर रहे हैं वाइडर पार्टिसिपेशन, इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल रिकॉग्निशन को। पावर लिफ्टिंग की अगर हम बात करें तो इसको हाईलाइट किया गया है एज अ स्पोर्ट सिंबल, जो कि यहाँ पे सिंबलाइज करता है डिसिप्लिन को, पेशेंस को और करेज को और रिसाइलेंस को। अचीवमेंट्स अगर हम दिव्यांग एथलीट्स के द्वारा देखें तो जो है यहाँ पे मुरलीकांत पेटकर आ जाते हैं, इंडिया के फर्स्ट पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ये रहे थे 1972 में स्विमिंग में। और इसके अलावा जो सतेंद्र सिंह लोहिया जो कि फर्स्ट इंडियन दिव्यांग एथलीट आ जाते हैं टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल विद इन 12 आवर्स। इसके अलावा इंडिया ने यहाँ पे फर्स्ट पैरालंपिक गोल्ड मेडल 1972 में जीता था। पावर लिफ्टिंग को रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ पैरालंपिक स्पोर्ट्स। रुड़की जो यहाँ पे होस्ट करा है वर्चुअल इनॉग्रेशन, यहाँ पे रुड़की के द्वारा होस्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमेक्स एंड सिमटेक्स 2026 inaugurated at ADNEC Center in Abu Dhabi primarily focus on which technology domains? तो आबी धाबू के ADNEC केंद्र में उद्घाटित यूमैक्स और सिमटेक्स 2026 मुख्य रूप से किन तकनीकी क्षेत्रों पर केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनमैन्ड सिस्टम, रोबोटिक्स, सिमुलेशन एंड ट्रेनिंग टेक्नोलॉजीज। तो
अनमैन्ड सिस्टम एग्जीबिशन यूमैक्स एंड द सिमुलेशन एंड ट्रेनिंग एग्जीबिशन सिमटेक्स जो है वो स्टार्ट किया गया 20 जनवरी 2026 को एट ADNEC सेंटर आबू धाबी में, आबू धाबी में, जो कि यहाँ पे 22 जनवरी 2026 तक चलेगा। फोकस एरिया अगर हम देखें यूमैक्स का, तो अनमैन्ड सिस्टम, रोबोटिक, ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज, और अगर हम इसका फोकस एरिया रहेगा। और अगर हम सिमटेक्स की बात करें तो सिमुलेशन, ट्रेनिंग, AI एनेबल डिफेंस सॉल्यूशन जो है सिमटेक्स का यहाँ पे फोकस एरिया रहेगा। 7th एडिशन ये इसका हो जाएगा, जब से इसका लॉन्च किया गया है 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, तो इस बार का इसका 7th एडिशन है। और पार्टिसिपेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे 375 कंपनीज फ्रॉम 38 कंट्रीज, जिसमें कि यहाँ पे 10 फर्स्ट टाइम एग्जीबिटर्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इंटरनेशनल फॉर्म्स में अप्रॉक्सीमेट 55% ऑफ एग्जीबिटर्स यहाँ पे रहेंगे। और UAE पेविलियन की अगर हम बात करें तो ये लार्जेस्ट शोकेशिंग यहाँ पे की जाएगी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ की। हाइलाइट्स अगर हम देखें तो AI वर्सेस ह्यूमन ड्रोन चैलेंजेस विद आबू धाबी ऑटोनॉमस रेसिंग लीग जो है यहाँ पे हाईलाइट किया जाएगा। एज ग्रुप डिस्प्ले करेगा इंडिजिनस अनमैन्ड और एडवांस डिफेंस सिस्टम को। थीम इसकी क्या है, तो इसमें की थीम है यहाँ पे कन्वर्जेंस ऑफ मिलिट्री एंड सिविल ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज जो है यहाँ पे इसकी मेन थीम हो जाएगी। इसके अलावा जो डिफेंस में इसकी एप्लीकेशन देखें तो अनमैन्ड एरियल ग्राउंड व्हीकल्स, काउंटर ड्रोन सिस्टम और AI एनेबल्ड सेनेरियोज जो यहाँ पे डिफेंस में आ जाते हैं। इसके अलावा सिविलियंस के लिए देखें तो लॉजिस्टिक, एनर्जी, एग्रीकल्चर और स्मार्ट सिटीज़ और पब्लिक सेफ्टी यहाँ पे मेन इसकी एप्लीकेशन हो जाती है। स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग इसकी देखें तो इसको बिल्ड किया गया इंटरनेशनल डिफेंस कॉन्फ्रेंस 19 जनवरी 2026। और इसकी जो है थीम आ जाती है इसकी स्टार्ट हॉरिजॉन रीडिफाइनिंग डिफेंस थ्रू इंटेलिजेंस ऑटोनॉमी। ऑर्गेनाइज इसको किया गया है बाय ADNEC ग्रुप विद UAE मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो कि पोजीशन करता है आबू धाबी को एज अ ग्लोबल हब फॉर ऑटोनॉमस एंड सिमुलेशन टेक्नोलॉजीज। विच मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइजिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइजिंग भारत स्टील 2026 द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन शेड्यूल्ड इन अप्रैल 2026 एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। तो भारत स्टील 2026 जो अप्रैल 2026 में भारत मंडपम न्यू दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है, किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। तो अभी भारत स्टील 2026 जो कि एक 2 डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन ही है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 16 से किया जाएगा। इसको जो है आयोजित किया जाएगा 16 से 17 अप्रैल 2026 को भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। स्ट्रेटेजी की इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, तो इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है। स्टील को यहाँ पे कंसिडर किया गया है एज अ स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस और यहाँ पे अचीव कर और जो कि यहाँ पे अचीव कर रहा है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी गोल इसके द्वारा अचीविंग का यहाँ पे रखा गया है। प्रोडक्शन टारगेट अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे सेट किया है एम्बिशियस टारगेट ऑफ 300 मिलियन टन स्टील कैपेसिटी बाय 2030 एंड 500 मिलियन टन बाय 2047 एज पर द नेशनल स्टील पॉलिसी। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम अगर हम देखें तो यहाँ पे ये स्पेशली स्टील के लिए है, जो लॉन्च की गई थी टू प्रमोट हाई ग्रेड स्टील यूज इन डिफेंस, एरोस्पेस एंड ऑटोमोटिव सेक्टर्स। उसके लिए इसको लॉन्च किया गया था प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को। ग्रीन स्टील रोड मैप अगर हम देखें तो इंडिया का जो ग्रीन स्टील रोड मैप है, इसका फोकस यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर, स्क्रैप यूटिलाइजेशन और लो इमिशन टेक्नोलॉजीज के ऊपर आ जाता है टू अचीव सस्टेनेबिलिटी। मोर देन 700 डेलीगेट्स यहाँ पे इंक्लूड है, जो इंक्लूडिंग ग्लोबल स्टील मार्कर्स ग्लोबल स्टील मेकर्स, टेक्नोलॉजी फर्म, स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर यहाँ पे जो है इसको अटेंड करेंगे और अलाइन करेंगे विद विकसित भारत विजन 2047। Next question, which newly discovered ginger species was found in the Siang Valley of Arunachal Pradesh and formerly described in the Nordic Journal of Botany? अरुणाचल प्रदेश के सियांग घाटी में खोजी गई नई अदरक प्रजाति जिसे नॉर्डिक जर्नल ऑफ बॉटनी में औपचारिक रूप से वर्णित किया गया है, कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैराकैम्फेरिया अल्बा।
तो एक न्यू जिंजर स्पीशीज़ जिसका नाम है कैम्फेरिया अल्बा जो है डिस्कवर की गई है सियांग वैली अरुणाचल प्रदेश में, स्पेसिफिकली इन द मिगलुंग एरिया ऑफ ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। पब्लिकेशन जो है इसकी स्पीशीज़ की इसको डिस्क्राइब किया गया इन द नॉर्डिक जर्नल ऑफ बॉटनी, जो कि इसको इंटरनेशनल साइंटिफिक रिकॉग्निशन यहाँ पे प्रोवाइड करता है। रिसर्च टीम जो थी इसको लीड किया गया था बाय टोटम मिबांग, बिपांकर होजांग, दिव्यप्रीतम कोच और पंकज भराली के द्वारा। इसके अलावा अगर इसका हैबिटेट देखें इस स्पीशीज़ का, जिंजर स्पीशीज़ का, तो ये ग्रो करती है एट एल्टीट्यूड ऑफ 150 टू 400 मीटर और थ्राइविंग मेनली ये थ्राइव करती है शेडिड स्ट्रीम बैंक्स में विद ह्यूमिड कंडीशंस एंड सैंडी सोइल्स। ये बिलोंग करती है टू द जिंजर फैमिली, जिंजर बेरेसी, जो कि यहाँ पे जानी जाती है अपने कलनरी, मेडिसिनल और इकोनॉमिक वैल्यूज़ के लिए। बायोडाइवर्सिटी सिग्निफिकेंस अगर हम देखें इसका, तो जो डिस्कवरी है ये यहाँ पे रीअफर्म करती है ईस्टर्न हिमालय एज अ ग्लोबल डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, होम टू थाउजेंड्स ऑफ प्लांट स्पीशीज़। Next question, the Geological Survey of India hosted 65th meeting of the Central Geological Planning Board on January 21st, 2026 in New Delhi. What was the primary focus of this meeting? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 21 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड की 65वीं बैठक आयोजित की। इस बैठक का मुख्य फोकस क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स एंड एडॉप्शन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने होस्ट किया 65th मीटिंग ऑफ द सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड ऑन 21 जनवरी 2026 एट AP शिंदे सिंपोजियम हॉल ICAR पूसा न्यू दिल्ली में। और इसके अलावा जो है ये जो मीटिंग थी इसको चेयर किया गया बाय पीयूष गोयल, जो कि पीयूष गोयल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, और पार्टिसिपेशन जो है यहाँ पे रही। इसके अलावा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डायरेक्टर जनरल असित साहा, एडिशनल सेक्रेटरी संजय लोहिया और रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द स्टेट जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और इंडस्ट्री और एकेडमिया से। तो ये अगर हम बात करें सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की, तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1966 में, जो कि एक एपेक्स कोऑर्डिनेशन बॉडी है फॉर जियो साइंस प्रोग्रामिंग इन इंडिया, जो कि यहाँ पे इंश्योर करती है अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन और अलाइन करती है एक्सप्लोरेशन स्ट्रेटजीज विद द नेशनल प्रायोरिटीज। फोकस एरिया क्या है यहाँ पे इसका? तो क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन, जिसमें कि लिथियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ग्रेफाइट, स्कैंडियम, वेनेडियम, जो कि एसेंशियल हैं क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए और स्ट्रेटेजिक सेक्टर के लिए, ये यहाँ पे इसका मेन फोकस एरिया रहा। और एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में AI, मशीन लर्निंग, जियोफिजिकल सर्वे, हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग, डीप ड्रिलिंग और मिनरल सिस्टम स्टडीज़ जो है यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में फोकस किया गया। एनुअल फील्ड सीजन प्रोग्राम 2026-27 के लिए यहाँ पे प्रेजेंट किया गया, जिसमें कि यहाँ पे प्रेजेंट किए गए 1068 पीयर रिव्यूड प्रोजेक्ट्स, जो कि यहाँ पे कवर करते हैं क्रिटिकल मिनरल, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ऑफशोर एक्सप्लोरेशन, लैंडस्लाइड हजार्ड जोनेशन और स्लोप स्टेबिलिटी स्टडीज़ और पब्लिक गुड जियो साइंस को। इसके अलावा जो इसमें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में स्पेशल एम्फेसाइज दिया गया हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के ऊपर फॉर लैंडस्लाइड हजार्ड मैपिंग एंड स्लोप स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Indian Railways One Station One Product scheme launched in 2022 has expanded rapidly. As of January 2026, how many railway station host One Station One Product outlets? तो भारतीय रेलवेज की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना जो 2022 में शुरू की गई थी तेजी से विस्तारित हुई है। जनवरी 2026 तक कितने रेलवे स्टेशनों पर वन स्टेशन वन आउटलेट मौजूद है? वन स्टेशन वन प्रोडक्ट आउटलेट मौजूद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2002 रेलवे स्टेशंस। तो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम को लॉन्च किया गया इंडियन रेलवे के द्वारा मार्च 2022 में एज अ पायलट प्रोजेक्ट टू प्रमोट द वोकल फॉर लोकल विजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर हम देखें एक्सपेंशन, तो 19 जनवरी 2026 के हिसाब से वन स्टेशन वन प्रोडक्ट आउटलेट जो है यहाँ पे 2002 रेलवे स्टेशन के ऊपर जो एस्टेब्लिश किए गए विद 2326 आउटलेट्स ऑपरेशनल। इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर इसका हम देखें, तो यहाँ पे स्कीम जो है इसके द्वारा जनरेट किया गया है डायरेक्ट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज फॉर ओवर 1.32 लाख आर्टिसंस, वीवर्स
स्मॉल एंटरप्रेन्योर जो कि यहाँ पे अलाउ करता है उनको सेल करना डायरेक्टली पैसेंजर्स को विदाउट इंटरमीडिएटरीज। कल्चर सिग्निफिकेंस अगर इसका हम देखें तो जहाँ जो ये प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे शोकेस यहाँ इनके द्वारा किए किए जा रहे हैं प्रोडक्ट्स, जिनमें कि हैंडमेड पोट्री आ जाते हैं, बैम्बू क्राफ्ट्स आ जाते हैं, हैंडलूम टेक्सटाइल्स, रीजनल स्पाइसेस और इंडिजिनस स्वीट्स यहाँ पे आ जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है रेलवे स्टेशन को। रेलवे स्टेशन जो है यहाँ पे अब इवॉल्व हो रहे हैं इनटू कल्चर और कमर्शियल हब, नॉट जस्ट ट्रांजिट पॉइंट। इसके अलावा जो यहाँ पे रिवाइव किया जा रहा है ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को और इंश्योर किया जा रहा है इंक्लूसिव ग्रोथ को। स्कीम जो यहाँ पे अलाइन कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो विजन है वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव, और इसका एम है यहाँ पे प्रोवाइड करना मार्केट एक्सेस टू लोकल प्रोड्यूसर्स एंड प्रिजर्व करना ट्रेडिशनल स्किल्स को। Next question, China has a newly unveiled Type 0960 Tang class submarine revealed in January 2026 is expected to carry which advanced submarine launched ballistic missile। तो अभी चीन की नई टाइप 096 टैंग क्लास पनडुब्बी, जिसे जनवरी 2026 में प्रस्तुत किया गया, किस उन्नत पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल को ले जाने की उम्मीद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी JL3। तो चाइना ने यहाँ पे अनवील किया है टाइप 0960 टैंक क्लास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन 14 जनवरी 2026 को, मार्किंग अ मेजर अपग्रेड इन इट्स सी बेस्ड न्यूक्लियर डेटरेंस कैपेबिलिटीज। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसकी क्या देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया जो अभी डोमिनेट कर रहे हैं सी बेस्ड लैग ऑफ द न्यूक्लियर ट्रायड विद द टाइप 096। चाइना जो है यहाँ पे इस गैप को कम करेगा और एनहांस कर रहा है अपनी सर्वाइबिलिटी, स्टीलेथ और एक्सटेंड कर रहा है पेट्रोल एंड्योरेंस को। डिज़ाइन अगर हम देखें और स्टील इसके फीचर्स देखें तो ये सबमर्ज्ड डिस्प्लेसमेंट इसमें 15,000 से लेकर 20,000 टन आ जाएगी, कंपेरेबल टू US ओहियो क्लास एंड अपकमिंग कोलंबिया क्लास सबमरीन। और फीचर्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं राफ्ट माउंटेड मशीनरी, हल आइसोलेशन सिस्टम, वाइब्रेशन डैम्पनिंग और एडवांस्ड प्रोपल्शन फॉर रिड्यूस्ड ऑकस्टिक सिग्नेचर्स। इसके अलावा जो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये कैरी करेगी अप टू 24 JL to 3 SLBMs each for with a range of 9,000 to 10,000 किलोमीटर, जो कि यहाँ पे एनेबल करेगा स्ट्राइक्स ऑन US टेरिटरी विदाउट लिविंग चाइनीज वाटर, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है एक सिग्निफिकेंट एक्सटेंशन ऑफ चाइनाज न्यूक्लियर स्ट्राइक रीच। कंपेयर अगर हम देखें कन्वेंशनल कन्वेंशनल इसमें देखें तो इसको इक्विप किया गया है विद 65 mm टॉर्पीडोज ट्यूब, जो कि कैपेबल है यहाँ पे लॉन्चिंग U6 वायर गाइडेड टॉर्पीडोज को। इसके अलावा जो है इसको अगर हम कंपेयर करें इसको रशियाज बोरियो क्लास सबमरीन के साथ, और जो कि यहाँ पे सजेस्ट करता है पॉसिबल रशियन टेक्निकल इन्फ्लुएंस इन नॉइस रिडक्शन टेक्नोलॉजीज। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।